हेलो बच्चा लोग। तो आज एनसीईआरटी की सीरीज में एक और चैप्टर में ऐड करने वाला हूं और ये है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर को भी हम लोग ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे। हर एक लाइन को हम लोग पढ़ने वाले, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसमें से जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो एकदम बहुत मस्त वीडियो होने वाला, लास्ट तक देखो और डिस्क्रिप्शन में तुमको इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी तुम देख सकते हो। तो भाई चैप्टर का क्या नाम है? मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले तो तुम अपने आजू बाजू बहुत सारी चीजों को देखते हो और वे सारी चीजें जैसे कि तुम्हारे घर में लोहे का गेट होगा या फिर जो वायर होता है वो कॉपर का होता है, या बर्तन होता है उसमें एल्यूमिनियम का बर्तन होता है। इसी तरीके से तुमने कोल को देखा होगा, अपने बुक्स को देखो। साथ ही साथ मान लो हजारों प्रकार के आइटम्स है जिसको डेली तुम देखते हो, उसको यूज करते हो। तो बच्चा लोग, उसमें से कुछ किस चीज का बना होता है? मेटल्स का बना होता है और कुछ नॉन मेटल्स का बना होता है। तो वही हम लोगों को यहां पर शुरुआत में ही पढ़ाया गया है। यू आर फेमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो जो जो मैंने बताया, आयरन की बहुत सारी चीजें तुम देखते हो घर में, एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होगे, कॉपर का वायर देखा होगा, ठीक है। तो यहां पर अब टेबल को देख सकते हो, इसके अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स इसको देख सकते हो। तो बताओ जरा सा, आयरन कैसा होता है अपीयरेंस में? शाइनी होता है या डल होता है? तो बच्चा लोग, आयरन में शाइन होता है, यानी कि चमकदार होता है। चमचमाने का मतलब ऐसा नहीं कुछ से लाइट निकल रहा है, उस टाइप का नहीं है, मतलब ये शाइनी इसका सरफेस होगा। जबकि तुम देखोगे ये क्या होता है, हार्ड भी होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। अरे भाई, आयरन का सरफेस जा करके एक मुक्का मारो, देखो तुम्हारा हाथ में कितना चोट आता है। क्यों आएगा भाई? क्योंकि इसका सरफेस क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। अब देखोगे कोल जो है, कोल तुमने शायद देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, पता नहीं, शहर के बच्चे हो तो नहीं भी देखा होगा। लेकिन कोल को देखोगे तो उतना शाइनी इसका सरफेस नहीं होगा और ये ब्रिटल होता है, यानी कि ये उतना हार्ड नहीं होता है जितना कि लोहा। इसी प्रकार से सल्फर भी है, सल्फर भी डल होगा और उतना हार्ड नहीं होगा। लेकिन बात करें एल्यूमिनियम की, कॉपर की, दोनों का सरफेस क्या होता है, शाइनी होता है और ये हार्ड भी तुमको होगा। तो यानी कि कोल और सल्फर जो है उसका विशेष गुण, हम लोगों ने दो गुण यहां पर देखा और ये दोनों क्या है? ये दोनों है नॉन मेटल है बच्चा लोग। क्या है? नॉन मेटल। और जबकि आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर क्या है? ये है मेटल, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने यहां पर इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? तो देख लिया तुमने, मैंने तो बता ही दिया क्या क्या मेटल है। यहां पर एग्जांपल में, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। तो तुम जानते हो, एक चीज तुम जान लो, जो तुम्हारा पेंसिल का नोक होता है वह ग्रेफाइट से बना होता है और वह भी क्या है, कार्बन का बना होता है, जो कि क्या है, नॉन मेटल होता है। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यही तुम्हें समझना है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे उसका अपीयरेंस हो गया, वह हार्ड है कि कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सारा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब बात आ गया कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी? सर ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो बच्चा लोग, जो मेटल्स होते हैं वो दूसरे मेटल से किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो भाई यहां से कोई क्वेश्चन बना? अभी तक तो कोई खास क्वेश्चन नहीं बना है। यहां पर बस तुमने कुछ उदाहरण देखा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, तो बस इतना ही, यहां कुछ खास क्वेश्चन अभी नहीं आया है। अब चलो हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको आएगा एग्जामिनेशन में। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, एंड व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो
यदि भाई मेटल्स का तुम्हें पता है ना, तो नॉन मेटल्स का याद करने का जरूरत ही नहीं होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ठीक है। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ? ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है, जल्दी बता दो। लोहार होता है बच्चा लोग, लोहार। लोहार मतलब जो लोहा का काम करता है, लोहे को एक से एक शेप देता है, वही ब्लैक स्मिथ होता है। बीटिंग एन आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड शॉवेल एक्स, समझ रहे हो ना। तो स्पेड बनाएगा, शॉवेल बनाएगा। अब स्पेड क्या है, खुरपी समझ लो। शॉवेल तो तुमने देखा होगा, इस तरीके का शॉवेल होगा। फिर ठीक है, एक्स मतलब तो तुम जानते ही हो, ये हो गया तुम्हारा एक्स। ठीक है। तो ये सारा चीज क्या है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ब्लैक स्मिथ के द्वारा बनाया जाता है। जल्दी से बता दो। ये यूजुअली किस चीज का होता है बच्चा लोग, आयरन का होता है, यानी कि लोहे का बना होता है। तो भाई लोहे से इतनी प्रकार की चीजें कैसे बनाता है, ठीक है। तो वो बीटिंग यूज, वो क्या करेगा, उसको पीट पीट करके अलग अलग प्रकार का शेप देता है, और इस प्रकार से वो क्या करता है, वह उसको विभिन्न प्रकार के रूप रंग में बना ढाल देता है। अब देखो जरा सा, अब तुमको एक कोल दिया गया, उसको बोला जाएगा कि पीटो, उसको बीट करो। तो देखो कि कोल ब्रिटल होता है और भुर आ जाएगा। उससे तुम एक्स बनाना चाहोगे, शॉवेल बनाना चाहोगे, या कोई भी आर्टिकल बनाना चाहोगे, बना सकते हो क्या, नहीं। तो यही से तो हम लोगों को एक प्रॉपर्टी मिल गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या, कि जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा लोग, मैलिएबल। यानी कि एक तो तुम्हें पता चल गया कि मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल, जबकि नॉन मेटल, कोल जो होता है वह कार्बन का बना होता है बच्चों, और कार्बन जो है वह क्या होता है, नॉन मेटल होता है। और ये जो कार्बन नॉन मेटल है वह मैलिएबल नहीं होता है। तो अब मैलिएबल का क्या मतलब हो गया, मैलिएबल का मतलब हम लोग समझेंगे कि किसी भी जो तुम्हारा मेटल है उसको पीट कर हम लोग पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यही होता है मैलिएबल। यहाँ देख सकते हो एक्टिविटी 4.1, टेक ए स्मॉल आयरन नेल। आयरन नेल को लेना इस तरीके से, यहाँ देख सकते हो। अ कोल पीस, कोल पीस तो समझ रहे हो, ठीक है। अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लीड। पेंसिल लीड अभी मैंने बताया ना, पेंसिल का जो ऊपर का नोक होता है वही होता है पेंसिल लीड। तो सबको ले लो। बीट द आयरन नेल विथ अ हैमर। हैमर मतलब तो समझ ही रहे हो ना भैया, हथौड़ा होता है, उससे सबको क्या करना है, पीटते चले जाना है। The aluminium wire also then repeat the same kind of treatment on the coal piece and pencil lead. Record your observation in table 4.2. Yes, आ गया हमारा 4.2 टेबल। इसमें क्या करना है, देखोगे कि जब आयरन नेल को, ऑब्जेक्ट मटेरियल क्या है, आयरन नेल को, तो इसको जब पीटा गया किसके द्वारा, हैमर के द्वारा, तो जरा तुम बताओ, अरे तुम ही बता दो क्या होगा। आंसर है कि ये फ्लैटेंस हो जाता है, यानी कि चपटा हो जाएगा, यानी कि ये थिन शीट में बदल सकता है। लेकिन कोल पीस को करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, यानी ये ब्रिटल होता है, भुरभुरा होता है, टूट जाएगा। एल्यूमिनियम वायर जल्दी बता दो, ये भी फ्लैटेंस हो जाएगा। और पेंसिल लीड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, आयरन एंड एल्युमिनियम आर मेटल्स। देखो तुमको क्या करना है, यहां पर एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। यदि तुमको बोलेगा कि इनमें से आइडेंटिफाई करिए विच आर मेटल्स एंड विच आर नॉन मेटल्स, तो 4-5 जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा, तो तुमसे पूछेगा पेंसिल लीड मेटल है या नॉन मेटल है, क्वेश्चन, तो आंसर है ये है नॉन मेटल। देख लिया तुमने। कोल क्या है, तो आंसर है कि ये नॉन मेटल, कार्बन से बना हुआ है। पेंसिल लीड भी कार्बन से बना हुआ है, समझ गए। और कार्बन क्या है बच्चा लोग, नॉन मेटल है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो यू सा दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। उसका शेप क्या हो जाता है, बदल जाता है। कैसे, जब उसको पीटते हैं। इफ दे वर बीटेन हार्डर दिस कुड बी चेंज्ड इनटू शीट्स। वाह क्या बात है, ये शीट में बदल जाएगा यदि इसको बहुत ज्यादा पीटा जाए। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल क्या करते हैं, जल्दी बताओ। सिल्वर फॉइल को ओढ़ करके सो जाते हैं,
बहुत अच्छे। आहा, क्या बात है। सिल्वर फॉइल को ओढ़ के सोते हैं, या फिर हम लोग रैप करते हैं अपने खाना को गर्म रखने के लिए, ठीक है, या फिर यूज फॉर सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी नहीं करते बच्चा लोग। सिल्वर है सिल्वर, ये एल्युमिनियम फॉइल नहीं है जिसको खाना को रैप करके रख दीजिएगा गर्म करने के लिए। भाई ये सिल्वर है, बहुत महंगा है। तो तुमने बर्फी तो जरूर खाया होगा, और बर्फी बर्फी के ऊपर एकदम वाइट वाइट सिल्वर सिल्वर लगा होता है। वाइट नहीं बोलेंगे, सिल्वर बोलेंगे। सिल्वर सिल्वर डेकोरेटिंग डेकोरेटिंग उस पे किया जाता है। स्वीट्स, और भी बहुत सारे स्वीट्स तुमने खाए होंगे, उस पर भी सिल्वर फॉइल लगा हुआ होता है। तो भाई सिल्वर फॉइल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सिल्वर है उसको एकदम थिन फॉइल बनाया जा सकता है, एकदम पतला चादर बनाया जा सकता है, एकदम पतला शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जल्दी से बता दो जरा सा कि सिल्वर मेटल है कि नॉन मेटल है? आंसर है सिल्वर क्या है? मेटल है। और इसी प्रकार से एल्यूमिनियम फॉइल, जैसे मैंने बताया तो तुम कंफ्यूज हो गए थे यार, एल्यूमिनियम फॉइल तो सस्ता होता है ना, तो इसका उपयोग हम लोग खाने को रैप करने में करते हैं, या फिर बहुत सारे अलग चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम का, क्योंकि बहुत सस्ता होता है। लेकिन सिल्वर तो बहुत महंगा होता है, ये याद रखना। समझ गए? तो जल्दी से बता दो, एल्यूमिनियम क्या हो गया? मेटल हो गया सर। तो ये सारा जो प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं जिसमें ये थिन शीट में परिवर्तित होते जा रहा है, ये क्या होता है? ये होता है मैलियाबिलिटी। आ गया जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पहला नंबर यही प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है, बाय विच दे कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स, यही वर्ड याद रखना है, बीटेन इनटू थिन शीट्स, यानी कि उनको पीट पीट करके थिन शीट बना दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? मैलियाबिलिटी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मैलियाबिलिटी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, क्लास 10th में भी ये तुमको पूछा जाएगा चैप्टर नंबर 3 में, मैलियाबिलिटी क्या है। तो भाई अभी से याद कर लो तो तुम्हें बहुत अच्छा चीज है ये, ठीक है ना, आगे आगे तुमको बहुत आसान पड़ेगा। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स, बाय विच, ठीक है, दे कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। तो इसको किस चीज में परिवर्तित किया जा सकता है? थिन शीट्स में बदला जा सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मैलियाबिलिटी कहते हैं। समझ गए? दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो हम लोग यदि आगे एग्जाम में कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस करिए, तो पहला डिफरेंस तो हो गया कि जो मेटल्स होते हैं मैलिएबल होते हैं, और नॉन मेटल होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते हैं। समझ गए? तो पहला प्रॉपर्टी तुम्हारा समाप्तम। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, कैन वी कॉल दिस मेटल्स? बच्चों तुम ही बता दो, मैं तो नहीं बताने वाला अब यार, इतना तो मैं पढ़ा दिया। नहीं, ये है नॉन मेटल्स। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? अब चलो, अब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं, यानी कि हीट एक जगह से दूसरे जगह मेटल्स में क्या होता है? जाता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी मेटल्स क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी का भी उसमें फ्लो होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। क्या प्रॉपर्टी है? मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, इसी के लिए तुमसे पूछा है कि तुम क्या करोगे। एक पैन लोगे, पैन जानते हो ना, जिसमें दूध वगैरह गर्म किया जाता है, चाय बनाया जाता है। और मान लो कि ये जो पैन, ये एल्युमिनियम का हैंडल है, तो यहाँ गर्म तो यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन तुम इस हैंडल को टच करते हो तो यहाँ भी तुम्हें गर्म लगता है। भाई ऐसा क्यों होता है? गर्म तो यहाँ हो रहा है। अरे ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जल्दी बताइए। गर्म यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसे गर्म हो जा रहा है? इसका आंसर है कि जो मेटल होते हैं वो हीट को क्या करते हैं? हीट उससे क्या होता है? ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पर।
यानी कि ये मेटल्स होते हैं वो हीट के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, समझ गए। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं देखा जाता। इसी कारण से यहां पर नॉन मेटल का यदि हैंडल लगा दिया जाए तो ये फिर गर्म नहीं होगा। बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा से मैं समझा रहा हूं। बच्चा लोग लाइक शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को। परहैप्स नॉट, वाई ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो वुडन होता है मतलब लकड़ी का और प्लास्टिक का हैंडल लगा दिया जाएगा तो वो गर्म नहीं होगा, क्योंकि ये वुडन यानी लकड़ी जो नॉन मेटल का बना है बच्चों, और प्लास्टिक भी नॉन मेटल का बना हुआ है। इस कारण से इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। और तो तुम समझ ही गए हो कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, समझ गए। तो ये दूसरा डिफरेंस भी तुमको पता चल ही गया कि जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तीसरा भी कर सकते हो कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, समझ गए। On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? अरे नहीं होता है सर, नहीं होता है। वुड और प्लास्टिक से जो तुम्हारा हीट है उसका कंडक्शन, समझ रहे हो, कंडक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट, एक जगह से दूसरी जगह हीट का जाना, उसी को यहां कंडक्शन कह रहा है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव। अब देखो, जो स्क्रू ड्राइवर तुमने देखा होगा, इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर है, तो उसका जो हैंडल होता है बच्चा लोग ये वाला, वह भी नॉन मेटल का होता है, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा। तो यहां नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, यानी नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं और मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इसका मतलब यहां पर तुमको हमेशा प्लास्टिक का ही हैंडल देखने को मिलेगा, समझ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो, ये वाला तो तुमने कई बार किया होगा, बच्चे हो तो खेलोगे ही। यहाँ पर क्या लगा है, सेल लगा हुआ है, यहाँ पर वायर लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, एलईडी बल्ब तुम लोग आजकल यूज करते हो। तो तुम जानते ही होगे कि ये जो तार है यहाँ सटा हुआ रहेगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, और ये तार यहाँ पर सटा हुआ नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अरे एक बार बात बता दूं क्या, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि यहाँ सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यदि ये सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो तुम्हारा बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब जरा सा देखो, इन दो तार के बीच में लकड़ी बांध दो। लकड़ी समझ रहे हो ना कि नहीं बुझा रहा है? बिल्कुल बुझा रहा सर। तो यहाँ पर लकड़ी लगा दो या रबर लगा दो, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा बच्चों? यहाँ पर तुम्हारा बल्ब ग्लो करेगा? जल्दी बता दो। नो सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो लकड़ी है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कराएगा, समझ गए। लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मेटल का यूज करेंगे, तो मेटल का यूज करोगे तो देखोगे कि यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? इतना दिमाग ये बुक तुमको क्यों लगवा रहा है? सीधा सीधा देखो ना कि इसका जो वायर है, ये वायर का ऊपर लाल रंग का नहीं, इसके अंदर, इस वायर की अंदर, इस वायर के अंदर क्या है? अरे इस वायर के अंदर या तो कॉपर है तुम्हारा, या तो क्या होता है, आयरन होता है। अरे आयरन होता है, आयरन नहीं, एल्यूमिनियम होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
सिल्वर भी होता है? नहीं, सिल्वर तो बहुत महंगा होता है, इसका यूज नहीं करते हैं। आयरन का भी यूज नहीं करते हैं। यूजुअली तुम्हारे घरों में जो तार होता है ना, उसमें कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, समझ रहे हो? लेकिन सिल्वर का वायर या फिर गोल्ड का वायर तुम्हारा कहाँ पर यूज होता है? वो कंप्यूटर वगैरह में अंदर के पार्ट्स में यूज होता है। इनका यूज क्यों होता है सर? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत अच्छे, समझ गए सारी बातों को? देखो कितना अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ भैया, लाइक जरूर कर दो। और समझ में आएगा तो कमेंटवा जरूर कर दीजिए सर। The activity with various objects in class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3. Observe and group these materials into good conductors and poor conductors. ठीक है, ये पुअर कंडक्टर को ही बैड कंडक्टर, कंडक्टर समझ रहे हो? कंडक्टर वर्ड आया कंडक्ट से। कंडक्ट मतलब वहां फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बह रहा है कि नहीं बह रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि इलेक्ट्रिसिटी का वहां फ्लो होगा तो बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यदि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है तो बोलेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसी तरीके से हीट के बारे में भी यही बोलेंगे। अब देखो, आयरन रॉड है, नेल है, ये क्या है? बहुत अच्छा, गुड कंडक्टर। सल्फर है, कोल पीस है, ये क्या है? पुअर कंडक्टर। कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर। जल्दी से बता दो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों बेचारे लोग क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल। और ये दोनों क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो मेटल्स होते हैं वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे। ठीक है, तो 3 हो गया ना बच्चा लोग? देखो तो यह 3 डिफरेंस भी पता चल गया। और तुमसे पूछेगा कि मेटल्स का करेक्टरिस्टिक लिखिए, तो ये देखो तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक, तो 3 तो ऐसे ही हो गया। समझ में आ रहा है? अरे भैया सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors because these are non-metals. समझ गए सारी बातों को? Where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wires of coal? क्या तुमने कोयले का, लकड़ी का, प्लास्टिक का तार देखा है? नहीं भाई, क्यों नहीं देखा है? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा ही नहीं। समझ गए? तो ये था तुम्हारा 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझ लिया। अब आ गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारा, अब 1 2 3 किया था तो अब चौथा इसको नंबर दे देते हैं। या फिर जो मेटल्स और मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ये दूसरा पॉइंट में भी लिख देंगे, तो इसको तीसरा पॉइंट बना देंगे। समझ गए? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों को एक साथ यदि लिख देते हैं तब तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो तीसरा पॉइंट क्या है? देख लो, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी है जी, क्या है डक्टिलिटी? तो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यहां तो वहां भी यही बात लिखा था, बाय विच, ये दोनों में लिख दिया था, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या वर्ड याद करना है? ड्रॉन वर्ड याद कर लो। ड्रॉन माने जिसको खींच करके वायर बना दिया जाए, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे डक्टिलिटी। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? डक्टिलिटी बोलेंगे। जल्दी से देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच, है ना? इतना बात हो गया। अब याद थोड़ा सा क्या करना है, मेटल्स कैन बी या इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसको हम लोग वायर के रूप में ड्रॉन इनटू वायर्स, ये वर्ड याद रखना है। यानी कि कुल मिला के तुमको यही 2 वर्ड याद रखना है, ड्रॉन इनटू, ड्रॉन इनटू, ड्रॉन इनटू। ठीक है, ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उसी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। समझ गए? तो जरा इन दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ बीटन इनटू थिन शीट्स, बीटन इनटू थिन शीट्स, बीटन इनटू थिन शीट्स, और यहाँ ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर। देखा तुमने कितना आसान है बच्चा लोग, कितना आसान है। ठीक है, इट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। ठीक है,
हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट? देखो ये तीसरा हो गया तुम्हारा। यस सर, 3 डिफरेंसेस, आई नो सर। तो क्या जो नॉन मेटल है वो डक्टिलिटी शो करेगा? नहीं। यदि तुमको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस आ गया तो पहला, दूसरा, तीसरा, आगे आप चौथा हम लोग देखते हैं डिफरेंस। क्या बोलता है कि जब तुम आयरन शीट को ड्रॉप करेगा तो टन से आवाज करेगा। तुम्हारे घर में यदि तुम्हारे घर में घंटी लगा हुआ है, अरे हाँ सर, जो हमारा पूजा रूम है उसमें घंटी बजता है तो उसमें टन टन की आवाज आती है ना। और स्कूल में भी यदि उस प्रकार का बेल होगा तो वहां भी टन 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 की आवाज आती है। तो तुमने कभी देखा है इस प्रकार का कि स्कूल में जो बेल है वह कोयला का लगा होगा या प्लास्टिक का लगा होगा? ऐसा कभी देखा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं देखा है। हमने जब भी देखा है ना तो मेटल का ही देखा है, मेटल का ही होता है। बिल्कुल सही है बच्चा लोग। आखिर क्यों? क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस करेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं सोनोरस। देख लिया तुमने, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोनोरस। जबकि नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। समझ गए? तो वही बोलेगा, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनोरस। ठीक है, यानी मेटल्स जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? सोनोरस, या हिंदी में बोलते हैं ध्वनिक, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। समझ गए? तो ये हो गया तुम्हारा मेटल्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये सब बकवास है, कितना पढ़ोगे हैं? चलो, after performing the above activities we have said that we can say that some materials यानी बच्चों लोग अभी बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि इनमें से कुछ मटेरियल क्या होता है? हार्ड होता है। लश्चरस, देखो लश्चरस के बारे में शुरू में ही नहीं बताया, हम लोगों ने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, और वो जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है उसी को क्या बोलते हैं? लश्चरस। यानी कि शाइन करने का जो प्रॉपर्टी है वो लश्चरस कहलाता है। ठीक है, तो हार्ड होगा, लश्चरस होगा। गिनते हैं हम लोग ना, एकम, दुअम, त्रियम, मेलिएबल होगा, चौथा हो जाएगा डक्टाइल हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा सोनोरस हो जाएगा, छठा होगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखा तुमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही आई क्वेश्चन है ये, महा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोलता है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? पहला क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दूसरा पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो बोलेंगे कि ये नहीं होता है, नॉन मेटल में ये सारा चीज नहीं होता है। बात खत्म। देखा तुमने, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर कर लिया। तो अभी तक तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, तो यहां भी देख सकते हो, द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रखने हैं। इसका मतलब है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भी क्या है बच्चा लोग? ये भी मेटल हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इसके विपरीत, मटेरियल्स जैसे कि कोल हो गया, सल्फर हो गया, आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस, दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑफ टैपिंग विथ अ हैमर। यानी कि ये सारा जो नॉन मेटल है वो क्या कर रहा है? इसका उल्टा कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। इसका मतलब हार्ड की जगह वो क्या होगा? वो सॉफ्ट होगा। लस्चरस की जगह क्या होगा? डल होगा। ये मैलिएबल नहीं होगा, डक्टाइल नहीं होगा, सोनोरस नहीं होगा, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। कौन सा चीज? नॉन मेटल। समझ गए? तो अब तुम्हें एकदम क्लियर पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब कुछ यहाँ येलो बॉक्स दिया हुआ है, इसको देख सकते हो। थोड़ा एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारा चीज क्या है? नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल है। इसको याद रखना है। देखो तुम बच्चे हो, सारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल को तो याद नहीं रख सकते, लेकिन जितने बुक में दिए गए हैं उन्हें कम से कम याद रखने चाहिए। अब देखो कुछ मेटल्स के नाम दिया, जैसे सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम हो गया,
ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं बच्चा लोग। तो लिथियम भी एक मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स हैं जो कि एक्सेप्शन में आते हैं। वो हार्ड बिल्कुल नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको चाकू के द्वारा भी क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। एकदम याद रखना, VVI ये क्या है? क्वेश्चन बन जाएगा कि वैसे मेटल्स का नाम लिखिए जो कि सॉफ्ट होते हैं। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जबकि एक और एक्सेप्शन देख सकते हो, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं बेसिकली सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, लेकिन जो मरकरी है वह किस स्टेट में पाया जाएगा? लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। तो ये भी याद रखना है। अब आ गए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहां पर यह बात ध्यान दो कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उससे ये थोड़ा सा तो टफ होगा ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला हो गया रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो बात है कि अब मेटल्स जो हैं या फिर जो नॉन मेटल हैं किस प्रकार से अलग अलग तत्वों से, अलग अलग एलिमेंट्स से रिएक्ट करते हैं, उसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शंस को देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो सबसे पहला है कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा या नॉन मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा, उसी को यहां पर बताया गया है। You are familiar with the phenomena of rusting of iron. Recall the reaction which rust is formed. You had also performed in class 7 an activity of burning of magnesium even in air. You had learned that in both the processes oxide formation takes place. अब देखो यहाँ पर सबसे पहला तो यहाँ बात आ गया ऑक्साइड क्या होगा। तो जब मेटल किस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, या फिर बोलेंगे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये बात को क्या करना है? याद करना है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एकदम बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा मैग्नीशियम, एक मेटल है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? मेटल का ऑक्साइड हो गया। समझ गए? अब एक और यहां पर तुम्हारा दिया हुआ है, आयरन जो है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहां पर रस्ट का फॉर्मेशन होता है। रस्ट समझ रहे हो? जंग लगना। जो तुमने देखा होगा आयरन का बहुत सारा आर्टिकल तुम्हारे घर में होगा, जैसे कि गेट होगा तो वहां पर देखोगे कि थोड़ा बहुत जंग लगा होगा। यदि उसमें पेंट नहीं होगा तो काफी उस पर जंग लग गया होगा। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। और रस्ट जानते हो बच्चा लोग कब लगता है? जब हवा और पानी दोनों का प्रेजेंस में हम लोग आयरन को फ्री खुला छोड़ देंगे तब लगेगा। तुम्हें लगता होगा कि जो आयरन में रस्ट लग रहा है सिर्फ हवा के संपर्क में आने से लग रहा है, तो गलत बात है। ऐसा नहीं है। जब तक मॉइस्चर नहीं होगा तब तक रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात याद रखना कि जब भी रस्ट का फॉर्मेशन होगा तो उसमें हवा जरूरी है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंस होना जरूरी है और वाटर भी जरूरी है। तो क्या बनेगा? ये देखो, ये बनेगा मेटल का ऑक्साइड। और मेटल का ऑक्साइड क्या है? फॉर्मूला Fe2O3 और इसमें XH2O, ये है इसका फॉर्मूला। यानी मेटल का ऑक्साइड जो है Fe2O3, ये ही है रस्ट। आयरन का क्या हो रहा है? रस्टिंग हो रहा है। तो हो गया ना मेटल का ऑक्साइड। तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और मेटल के साथ जुड़ रहा है इसलिए हम लोग बोलेंगे मेटल का ऑक्साइड यहां पर बन रहा है। तो यदि तुमसे क्वेश्चन पूछे जल्दी से बता दो, क्या होता है जब व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन? देन योर आंसर विल बी मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्या बोलोगे? मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम सर, एकदम समझ में आ गया। अब चलो, जो हमारा जो मेटल का ऑक्साइड है वह किस प्रॉपर्टी को शो करता है? क्या यह जो है एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है? तो दो बात याद रख लो बच्चा लोग, जो मेटल ऑक्साइड है वह बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि बेस के तरह बिहेव करता है। और थोड़े देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं
नॉन मेटल का ऑक्साइड, क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल का ऑक्साइड। और ये क्या होता है, ऑक्साइड, और ये होता है एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। यानी कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वह बेसिक नेचर शो करता है, यानी बेस की तरह बिहेव करता है, क्षारक के जैसा बिहेव करता है। और जो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, वह एसिड के जैसा बिहेव करता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो जल्दी से तो बताओ कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। तो इसके लिए हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर यदि ब्लू लिटमस पेपर का यूज करेंगे, ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड में डालते हैं तो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इस तरीके से हम लोग पहचान कर लेते हैं कि वह एसिडिक है या बेसिक। कोई भी चीज एसिड है कि बेस है, उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर का यूज करते हैं ना। तो यदि कोई चीज को एसिडिक है उसको पहचानने के लिए उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, रेड रंग का बन जाएगा। जबकि यदि हम लोग रेड लिटमस पेपर को डालेंगे और वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू, तो हम लोग जान जाएंगे कि वह कैसा है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो एसिड बेस चैप्टर में ये तुमने बहुत बढ़िया से पढ़ा है। तो याद रख लो भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। चलो अब एक्टिविटी 4.3 उसी पे हम लोग देख लेते हैं। लेट्स चेक द नेचर ऑफ रस्ट। रस्ट का नेचर क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो रस्ट जो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के रिएक्शन से बना। क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछा है कि रस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रस्ट का फॉर्मेशन जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब रस्ट बनता है। ठीक है, कलेक्ट द स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम लोग को रस्ट को लेना है एक स्पून में और उसको पानी में घोलना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। तो क्या वह आटा, क्या वह दूध है क्या कि घुल जाएगा, घुलेगा तो नहीं, वो सस्पेंडेड रहेगा। यानी कि जैसे तुम पानी में बालू को घोलते हो, धूल को घोलोगे, तो जिस प्रकार से मिक्सचर बनेगा वैसे ही यहाँ पर जब रस्ट को घोलोगे तो वैसा मिक्सचर बनेगा। अब इसको शेक करना है, शेक द सस्पेंशन वेल, इसको क्या करना है, अच्छे से हिला लेना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब तुमको कैसे पता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तुम्हें तो नहीं पता। तो तुम दोनों लिटमस पेपर का यूज करोगे, रेड और ब्लू का। व्हाट डू यू ऑब्जर्व द सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। तो अभी तो मैंने पढ़ा ही दिया है, तो भैया क्या तुमको टेंशन है कि ये जो सॉल्यूशन है ये मेटल का ऑक्साइड है, इसलिए ये बेसिक इन नेचर होगा, यानी कि ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और बेसिक शो करेगा, यानी कि यहां पर हम लोग कौन सा लिटमस पेपर यूज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर, जो कि क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, ब्लू को क्या कर देगा, रेड। यानी सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ब्लू को रेड कौन करता है, कौन करता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड ना। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड थोड़ा ही है, ये तो मेटल का ऑक्साइड है। यहां पर आपको लाल लिटमस पेपर को डालना होगा, रेड लिटमस पेपर को डालना होगा। और ये जो रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो यह हो जाएगा ब्लू, और यानी कि ये क्या है, बेस है। तो जल्दी बताइए ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। और ये जो मेटल का ऑक्साइड है वह कैसा होता है, बेस के जैसा होता है, बेस के जैसा बिहेव करता है। समझ गए सारा बात। तो यही सब बात यहां पर तुम्हें यहां पर बताया गया था। ठीक है, अब चलो, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। अब कॉपर वेसल को यदि हम लोग मॉइस्ट एयर में बहुत समय के लिए रख देंगे, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। भी क्वेश्चन है ये, क्या इसके ऊपर क्या होगा, एक डल ग्रीन कोटिंग जमा हो जाएगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। एकदम भी क्वेश्चन, इसको याद कर लो। जल्दी देखो, जो रस्ट का कलर था वो कैसा था, ब्राउन था। यानी कि यहां पर जो
रस्ट है वो ब्राउन कलर का बन रहा है। आयरन का रस्ट, आयरन जब इसमें कोरोजन होता है, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ना जिसमें हमारा मेटल खराब हो जा रहा है बेचारा, यानी कि वो जो है सो अलग अलग चीजों के संपर्क में आने पे खराब हो रहा है। जैसे जानते ही हो कि तुम्हारा आयरन में रस्टिंग हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, यानी कि उस पर क्या हो जाए, उसका क्या हो जाता है, कोरोजन होता है। एक नया वर्ड है जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन तुम जान लो। और यहाँ स्पेशल इसका नाम हम लोग रस्टिंग इसको हम लोग बोलते हैं। और इसके कारण आयरन जो है आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। ठीक इसी प्रकार से जो कॉपर है उसमें भी कोरोजन हो जाएगा और उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग चढ़ जाएगा। तो बताओ वो सही है कि खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा बच्चा लोग, और उसको हम लोगों को बचाना चाहिए। ठीक है, तो द ग्रीन मटेरियल इज, अब क्वेश्चन आया कि वो ग्रीन मटेरियल क्या है, तो आंसर है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर है। समझ गए? तो देखो ये रिएक्शन तुमको याद करना होगा। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, कॉपर हो गया, H2 हो गया, CO2 हो गया और फिर O2 हो गया। तो देखो मॉइस्ट एयर मतलब H2O प्रेजेंट है इसलिए मॉइस्ट एयर कहेंगे। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है और ये कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है। तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे बनता है, मुझको नहीं पता चल रहा है। ये क्लास 9th में पढ़ना है कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। अभी बस तुमको याद रख लेना है कि ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर कार्बोनेट है और ये CuCO3 इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। इसको याद करते चलना है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम भी क्या है बच्चा लोग, मैग्नीशियम भी मेटल है और ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस में उसको जलाया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और ये भी क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड हो गया। अब जो राख है, ऐश जिसको बोलते हैं, ऐश मतलब राख, ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, उसको भी पानी में हम लोग घोल देंगे। एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर, जल्दी से तो तुम बता दो कि वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो इसका आंसर है बेसिक होगा सर। क्यों बेसिक होगा जल्दी से बता दो, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, तो आंसर है बेसिक। हाउ डू यू असर्टेन दिस, असर्टेन मतलब तुम कैसे इसको जान पाए, कैसे निश्चितता से इसको कह पा रहे हो। हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं भाई। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, और रेड लिटमस उसमें डाला तो हम लोगों ने टेस्ट किया तो वो ब्लू हो गया, यानी कि ये बेसिक इन नेचर है। ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन क्या हो गया, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन या मैग्नीशियम बर्न्स विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दूसरा क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है, इसका आंसर है बेसिक इन नेचर। तीसरा क्वेश्चन, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, तो आंसर है बेसिक इन नेचर होता है। इतना आसानी से तुम्हें सब पता चल गया, ठीक है ना। मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, तो एकदम क्लियरली यहाँ पर भी आई क्वेश्चन यहाँ पर बोल दिया कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और एक और मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया, नॉन मेटालिक होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब देखो, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर लेना है। सल्फर क्या है बच्चा लोग जल्दी बताओ, सल्फर एक नॉन मेटल है। अब इसी को हम लोग को क्या कर देना है, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। देखो ये है तुम्हारा, ये देखो इस प्रकार का ये डिफ्लैग्रेटिंग स्पून होगा, ये देखो यहाँ लिखा है डिफ्लैग्रेटिंग स्पून, और इसको यहाँ पर क्या कर देना है, इज नॉट अवेलेबल तो बना लेना है अपने से, यही बोल रहा है। ठीक है, वायर को लगा करके ढक्कन में इस तरीके से बना लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, यदि नहीं है तब, और होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, सल्फर को जलाना है, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू गैस जार ग्लास टम्बलर, cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape, remove the spoon after some time, add a small quantity of water into the tumbler। कुछ खास नहीं है भैया, यहाँ पर स्पून में सल्फर लिया, सल्फर को जला दिया, जलाकर टम्बलर में डाल दिया, टम्बलर को लीड लगा दिया और उसको हम ढक्कन से बंद कर दिया। अब इसमें फिर बाद में पानी थोड़ा सा डाल देंगे, समाप्तम। अब देखो
चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब जो यहाँ पर हम लोगों ने पानी लाया है तो ये SO2 से SO2 इसमें आ गया, तुम्हारा रिएक्ट कर गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को फिर रेड और ब्लू लिटमस पेपर से हम लोग चेक करेंगे। तो देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर डाल रहे हैं, लेकिन ये जानते हो कि ये कैसा है सॉल्यूशन, ये है एसिडिक, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर हम लोग डालेंगे। ये देखो ब्लू 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 था और उसको डाला गया तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी कि ये शो करेगा कि ये एसिडिक इन नेचर है। कैसा नेचर है इसका, एसिडिक इन नेचर होता है। समझ गए। तो इस प्रकार से तुम यहाँ पर देख सकते हो SO2 था, इसको H2O में हम लोगों ने डाला और ये H2SO3 का निर्माण करेगा। ठीक है, और यही है तुम्हारा एसिडिक इन नेचर। कोई दिक्कत? अरे नहीं सर, कहाँ कोई दिक्कत, सब तो समझ में आ रहा है। समझ गए। तो यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा भी हुआ है, जिसको पढ़ना नहीं है याद कर लेना है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन रिएक्शन इज सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब सल्फर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। इस प्लस O2 क्या बन गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और जब इस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 का निर्माण हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर अभी तुम्हें बताया था। H2SO3 बन गया, यानी SO2 जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो H2SO3 बनेगा, जो कि एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर है। तो क्लियरली ये सल्फ्यूरस एसिड है जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है। तो ये डायरेक्ट सारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछेगा। अब यहां से भाई क्लियर हो गया कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होता है, एसिडिक होता है। कोई दिक्कत? नो सर, सब एकदम दिमाग में घुस गया। Recall the name of some of the laboratory acids and base you have read in class 7. Note down the समझ गए। चलो हटाओ इसको। रिएक्शन विथ वाटर। अब देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे वाटर से रिएक्ट करते हैं। लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। देखो यदि तुम्हारे पास पानी है, उस पानी में तुम लिथियम डाल दो, सोडियम डाल दो, पोटेशियम डाल दो, रुबीडियम डाल दो, सीजियम डाल दो, जानते हो क्या होगा, ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और ये पानी में जैसे ही डालोगे एकदम वो क्या होगा, एकदम से वहां पर वो नाचना शुरू कर देगा, इस पानी के ऊपर रिएक्ट करना शुरू करेगा। और ये क्या करता है, इसमें से गैसेस निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस, जो कि क्या कर लेगा, आग भी पकड़ लेगा। इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो इट रिएक्ट्स विगरसली। देखो यहाँ विगरसली वर्ड लिखा है, मैंने बहुत ज्यादा भयंकर रूप से ये क्या करेगा, वहां पर रिएक्ट करेगा। तो इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये वाटर, जैसे मैंने बताया, वाटर से बहुत ज्यादा विगरसली रिएक्ट करता है। और ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटर। ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट भी निकलता है। एंड देयरफॉर और इस कारण से वहां आग पकड़ लेता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये आग पकड़ लेगा। ठीक है, और इसके लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन में डाल करके रखते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, वाई सोडियम मेटल पोटेशियम सोडियम लिथियम पोटेशियम आर केप्ट और स्टोर्ड इन केरोसिन। इनको स्टोर क्यों किया जाता है केरोसिन में, या फिर तुमको इसको क्यों केरोसिन में रखते हैं, इसका आंसर है दे आर वेरी रिएक्टिव। तुमको लिख देना आंसर, दे आर वेरी रिएक्टिव। दे रिएक्ट्स विगरसली, वो बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। और अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, जिसके कारण वहां पर आग भी लग सकता है। दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इनटू केरोसिन। समझ गए। अब देखो एक और एक्टिविटी दिखाया गया है, यहां देखो, टेक 250 ml beaker glass tumbler, fill half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal, dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton. भाई तुम ये सब कुछ मत करना, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर ये देखो यही दिखाया गया है कि जैसे ही इस ग्लास में पानी डाला गया है उसमें सोडियम मेटल डाल जाएगा,
लिथियम सोडियम या पोटेशियम, तो देखो एकदम पूरा आग लग गया है यहाँ पर। क्यों लग गया है? क्योंकि यहाँ विगरसली ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल या पोटेशियम लिथियम कुछ भी तुमने जो लिया है, या रुबिडियम और सीजियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो भी क्या करेंगे, वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगे और आग पकड़ लेगा। तो तुम ये करना मत, बस ऐसे लिख दिया हुआ था, मैंने पढ़ा दिया। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो। लेकिन बस कुछ मेटल्स जो कि मैंने नाम बताया वही ऐसा करते हैं, सभी मेटल ऐसा नहीं करते हैं। अब देखो, जैसे आयरन हो गया तुम्हारा, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। वे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे लेकिन बहुत स्लोली। अब देखो, कुछ जो पदार्थ होते हैं जैसे कि तुम्हारा कैल्शियम हो गया या फिर मैग्नीशियम हो गया या फिर आयरन हो गया, तो ये वाटर से रिएक्ट करेंगे अलग अलग प्रकार से। जैसे कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। आयरन ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर के साथ, जबकि ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। स्टीम मतलब भाप के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्शन इसका होगा। लेकिन जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, वो एयर के साथ बहुत रिएक्टिव होते हैं लेकिन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। सच नॉन मेटल्स स्टोर्ड इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल, यानी वाटर से नहीं रिएक्शन करता है तो उसको, जैसे फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, तो उसको वाटर में हम लोग डाल करके रखते हैं। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल है जो कि एक्सपोज टू, जैसे ही उसको एक्सपोज किया जाएगा एयर के साथ, एक्सपोज मतलब हवा में खुला छोड़ दिया जाएगा, तो वो कैचेस फायर यानी कि आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको पानी में डाल के रखते हैं। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फॉस्फोरस को किस चीज में स्टोर किया जाता है, तो आंसर है वाटर में स्टोर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे ही इसको एयर में एक्सपोज किया जाएगा ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड कैचेस फायर। रिएक्शन विथ एसिड्स, अब देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होगा। लेट्स सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। तो यहां देख सकते हो तुम, यहां पर बॉक्स दिया गया है, ये देखो एक्टिविटी 4.6 है। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4.6। यहां देख सकते हो, टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5। ठीक है, सेपरेट टेस्ट ट्यूब में सैंपल्स को लेना है और ABCDEF इसका नाम देना है। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब वन बाय वन। Observe the reaction carefully. If no reaction occurs in the cold solution, warm the test tube gently. Bring a burning matchstick near the mouth of test tube. Repeat the same activity using dilute sulfuric acid instead of the dilute hydrochloric acid। तो भाई कुछ करना नहीं, सिंपल सी बात है, लेकिन तुम्हें नहीं करना, ये बात समझ लेना। बहुत ये ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ें होती हैं, मतलब ये बहुत हार्म भी कर सकता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या लेना है, मैग्नीशियम लेना है, एल्यूमिनियम लेना है, आयरन, कॉपर, फिर चारकोल और सल्फर को लेना है। टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पर डाइल्यूट HCl से। अब डाइल्यूट HCl क्या हो गया, मतलब HCl जिसमें पानी मिला हुआ है वही हो गया डाइल्यूट HCl, उससे इनका रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, रूम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओगे HCl से, या फिर वार्म मतलब उसको गर्म करके भी HCl से रिएक्शन करा सकते हैं। तो दोनों स्थिति में देखोगे, दोनों चीजों में देखोगे कि मैग्नीशियम जो है रूम टेम्परेचर पे भी HCl से रिएक्ट करता है और ये गर्म करने पर भी HCl से रिएक्ट करेगा। जबकि इसी को हम लोग यदि H2SO4 से दोहराते हैं, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट होता है, इसे ही बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको भी नाम याद कर लेना है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया, HCl हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, H2SO4 हो गया। अब ये भी डाइल्यूट लेना है तुम्हें, यानी इसमें पानी मिला हुआ होना चाहिए। अब देखो, अब इसका जो
मेटल है, ये क्या है पहले तो तुम जानते ही हो कि मेटल है। इसका रिएक्शन भी H2SO4 से कराओगे रूम टेम्परेचर या वार्म टेम्परेचर पर तो रिएक्शन हो जाएगा। अब तुम देखोगे जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में H2 गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा क्या होगा जब मेटल का रिएक्शन हम लोग एसिड से कराते हैं। तो इसका आंसर है कि साल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब यदि यहाँ पर माचिस की तीली को लाया जाए इस हाइड्रोजन गैस पास तो वहां पर तुम पॉप साउंड के साथ वह आवाज करेगा, फट फट का साउंड वहां पर करेगा, जो कि बताएगा कि इसमें क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार से एल्यूमिनियम भी मेटल है और इसका भी HCl और H2SO4 के साथ या तो रूम टेम्परेचर वार्म जैसे भी रिएक्शन कराया जाएगा ये रिएक्शन को शो करेगा। लेकिन जो आयरन है वह रूम टेम्परेचर पर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ये कम रिएक्टिव होने के कारण ये गर्म जल के साथ या फिर मतलब गर्म HCl के साथ या फिर मतलब गर्म करने पर ये रिएक्शन करेगा, ऐसे समझो, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन तो करेगा। चलो तो अब देखेंगे कॉपर का। तो कॉपर देखोगे कि यहाँ HCl से रिएक्ट नहीं करेगा लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है। फिर यहाँ चारकोल और सल्फर क्या है, ये है नॉन मेटल, यानी कि ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी सी बात को यहाँ पर बताया गया है क्या बोल रहा है। इज देयर, यहाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। यस, जो मेटल्स होते हैं वे एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड से जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। याद रखना कि जब मेटल किस चीज से रिएक्ट करेगा, यस एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दैट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। अब जब हाइड्रोजन गैस जो है उसमें यदि माचिस की तीली लगाई जाए तो वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और पॉप साउंड के साथ जलता है। और जब ये पॉप साउंड के साथ जलेगा वह पहचान है कि वहां पर कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। समझ गए? You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating but reacts with sulfuric acid। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कॉपर, जो तुमने पढ़ा था। अब देखो रिएक्शंस विथ बेस, तो यहां पर देख सकते हो प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चा लोग जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये होता है NaOH, जो कि क्या है, एक बेस है। और जब मेटल का रिएक्शन हम लोग बेस से कराते हैं तो वहां भी हाइड्रोजन गैस हम लोगों को देखने को मिलता है, हाइड्रोजन गैस वहां भी निकलता है। इन टेस्ट ट्यूब बट डिजॉल्विंग 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water, drop a piece of aluminium foil। अब एल्यूमिनियम फॉयल मतलब क्या हो गया, मेटल हो गया। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। तो तुम देखोगे वहां पर भी हाइड्रोजन निकलेगा। अरे क्या बोल रहा है कि जब एल्युमिनियम मेटल को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बेस के पास लाएंगे, तो बेस से रिएक्ट कराएंगे तो वहां रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जिसको मैस्टिक लाने पे यानी कि माचिस की तीली जला करके लाओगे तो वहां भी पॉप साउंड निकलेगा। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। याद रखना कि जो पॉप साउंड हो रहा है वह हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को दिखा रहा है। तो मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। याद रखना ये भी, यानी मेटल्स जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और साल्ट तो बनेगा ही बनेगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को से उसके स्थान से हटा करके स्थान को ग्रहण कर लेना। जैसे मान लो कि एकदम पतला सा यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ है,
ठीक है। अब यहाँ पर एक मोटा बच्चा आ गया और ये क्या करेगा, इसको यहाँ से भगा देगा, हट यहाँ से, ठीक है। और वहां पर क्या करेगा, खुद जा करके बैठ जाएगा, यहाँ पर आके बैठ जाएगा। तो ये क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो अब बात है कि भाई इसने इसको क्यों डिस्प्लेस किया, पतरू ने मोटू को क्यों नहीं भगा दिया, क्योंकि ये बेचारा कमजोर है, ये कम रिएक्टिव, यहाँ साइंस की भाषा में जो हम लोग यहाँ रिएक्शन की भाषा में बोलेंगे, कम रिएक्टिव है बेचारा, और ये ज्यादा रिएक्टिव है मोटू वाला। तो मोटू ने इसको भगा दिया कि भाग यहां से, और खुद वहां जाकर के बैठ गया। तो यानी इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया। इसी की तरह से बहुत सारी चीजों में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये रिएक्शन है जी, रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। अब आयरन और कॉपर सल्फेट में यदि रिएक्शन कराया जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, देखो ये कॉपर सल्फेट है और ये आयरन है, इन दोनों में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये कॉपर को यहां पर हटा देगा और यहां पर बन जाएगा तुम्हारा FeSO4 प्लस क्या बन जाएगा, Cu। अब Cu क्या है, कॉपर बेचारा कम रिएक्टिव है, यहां भी हम लोगों ने देखा था, ये देखो कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, आयरन उससे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इस प्रकार से आयरन ने कॉपर को यहां डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक इसी तरीके से जिंक सल्फेट है और यहां पर कॉपर है तुम्हारा, तो यहां भी देख सकते हो, पहले यहां पर देख लो कि यहां पर जिंक है और यहां पर क्या है, कॉपर। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ZnSO4 बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, Cu। इसका मतलब जिंक जो है कॉपर को यहां पर क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसका जगह ले लेता है, और कॉपर बेचारा हट गया, यहां से भाग गया। लेकिन यहां पर अब देखोगे ZnSO4 प्लस Cu है, FeSO4 प्लस Cu है, तो क्या इन दोनों में यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो आंसर है नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो कॉपर है, ये जो कॉपर है वह जिंक से भी कम रिएक्टिव है और आयरन से भी कम रिएक्टिव है, इस कारण से यहां कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 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 जिंक और आयरन की यदि हम लोग बात करें, तो आयरन जो है वह भी कम रिएक्टिव है और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, यानी यहां भी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वह देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि एक सीरीज बनाया जाए तो देख सकते हो, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम हो गया तुम्हारा, जिंक हो गया, आयरन हो गया, फिर लेड हो गया तुम्हारा, फिर हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया। बस इतना ही का यदि हम लोग देखें तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है और यहां पर देख सकते हो जिंक जो है वह ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है और आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां तुमने पूरे में देखा कि यहां जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वह उससे कम रिएक्टिव मेटल से उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। यहां पर देख लो, फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, यहां देखना, ये देखो, यदि ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये जो साल्ट है इसमें कॉपर कम रिएक्टिव है, तो ये इससे रिएक्शन करेगा तो इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन यहां पर जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, तो आयरन को यहां से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। या फिर कॉपर यहाँ कम रिएक्टिव है तो जिंक को यहां पर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, याद करना है। तो ये सब बात वैसे ही एज इट इज बताया गया, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ क्लियर देख सकते हो, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होगा वो जिंक से रिएक्ट करेगा, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ हटा देगा और कॉपर को हटा करके खुद बैठ जाएगा, खुद उसका स्थान ले लेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा जो कि कलरलेस होगा, और साथ में कॉपर का निर्माण होगा जो कि रेड होगा, ठीक है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर, जो कि मैंने तुम्हें बता भी दिया है, समझ गए। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D.
ठीक है। तो आयरन जो है वह कॉपर से डिस्प्लेस होगा। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी वी कैन इन्फर दैट, इन्फर मतलब अनुमान लगाते हैं, दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस योर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। वाई? Because copper is not more reactive than zinc. Zinc is more reactive than copper. मतलब कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, बेचारा कॉपर कमजोर है ना। बट वाई? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker? Remember that since सब बात बता दिया, वही सब फालतू दिमाग खराब किया जा रहा है यहाँ पर, समझ गए ना। Arbitrarily, if we follow definite rule basis on facts, and the rule here is that जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो शुरू से तो सब मैंने पढ़ा दिया, वही सब लिखा गया है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव? सब बता दिया मैंने वहां पर, यही सब लिखा हुआ है। तो इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल replaces less reactive metal is called a displacement reaction। कि जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसमें से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको याद रखना, इसका आंसर भी याद रखना। अब नाउ यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देख सकते हो बहुत सारे यूजेस हैं जिसको तुमको यहाँ दिखाया गया है। यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रीज, गैजेट्स। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि बताइए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्या यूज है। तो देख सकते हो कि बहुत सारे यूज हैं। जो मेटल्स हैं उसका मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन्स में, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रीज में। तुम्हारे घर में कितने सारे सामान हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, वाटर बॉयलर्स हैं जो कि मेटल से बने हैं। यू आर ऑल्सो फेमिलियर यूज ऑफ सम नॉन मेटल्स, हियर आर सम इंटरेस्टिंग वन। तो तुम्हारे घर में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तुम पेन जो यूज कर रहे हो, जो तुम टैबलेट यूज कर रहे हो, जो तुम कंप्यूटर यूज कर रहे हो, उसमें जो प्लास्टिक मटेरियल है उसमें क्या होता है? नॉन मेटल का यूज होता है, ठीक है। जो तुम्हारा बुक है उसमें भी नॉन मेटल्स का यूज होता है, ठीक है। Non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing। तो हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वह भी क्या है? नॉन मेटल ही है। जो इसी के अलावा नाइट्रोजन है वह भी क्या है? नॉन मेटल ही है, ठीक है। तो ये सारे नॉन मेटल्स के क्या है? उदाहरण है। तो हम लोग जो ऑक्सीजन सांस के रूप में ले रहे हैं वह भी क्या है? तुम्हारा नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजेशन टू इनहेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो वो नाइट्रोजन डायरेक्ट जानते हो। तो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन है वह नॉन मेटल है जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। नॉन मेटल्स यूज टू वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो जो क्लोरीन होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन which is appearing in wounds as an antiseptic। तो ये है आयोडीन। इसी के बाद देख सकते हो नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। तो ये सल्फर और फॉस्फोरस। तो इस प्रकार से तुम देख सकते हो कितने सारी यूजेस हैं नॉन मेटल्स के, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में। और मैं बता दूं कि यदि तुम्हें और भी चैप्टर्स पढ़ने तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि तुम्हें मजा आया या नहीं मजा आया, ठीक है। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।